गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, जो मेडिकल इंपोर्टेंस का एक बैक्टीरिया था, ग्राम पॉजिटिव टाइप का कोकाई बैक्टीरिया, राउंड शेप का, उसके बारे में अपन ने डिटेल से जान लिया था। और कौन कौन से पॉइंट्स के थ्रू उसको अच्छे से जाना था अपन ने, उसकी हैबिट एंड हैबिटेट, उसकी मॉर्फोलॉजी एंड स्टेनिंग रिएक्शंस, उसकी कल्चरल रिएक्शंस, उसका रेजिस्टेंस, उसकी बायोकेमिकल रिएक्शंस, उसकी पैथोजेनेसिटी, उसका डायग्नोसिस और उसकी थेरेपी। इन पॉइंट्स के थ्रू उस ग्राम पॉजिटिव टाइप के कोकाई बैक्टीरिया को अपन ने अच्छे से समझ लिया था। फिर मैंने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के बारे में भी कुछ आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया था। तो सेम ऐसे ही कहानी अपन को जितने भी अपने मेडिकल इंपोर्टेंस के बैक्टीरिया जो अपने सिलेबस में दिए हुए हैं उनके बारे में आपको स्वयं पढ़ना होगा। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये भी कहा था कि नेक्स्ट टाइम अपन आपकी यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। अपनी इम्यूनोलॉजी कंप्लीट हो गई है, माइक्रोबायोलॉजी भी कंप्लीट हो गई है। अब अपन यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। स्टार्टिंग में इसका अपन नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे और कुछ मुख्य एरिया भी देखेंगे, ताकि अपने बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा समझ में आ जाए कि होती क्या है, इसमें किसकी स्टडी की जाती है। इसीलिए मैं ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट इसका आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स जो है वो आपके बॉटनी वाले मैम लेंगे, क्योंकि उनके और अपने दोनों सेम है, इसलिए वो कॉमन टॉपिक वो पढ़ाएंगे। जैसे पीसीआर है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, वेक्टर्स हैं, ये 3 टॉपिक वो लेंगे, बाकी के अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो आज अपन आपकी यूनिट 3 नाम क्या है, बायो टेक्नोलॉजी, जिसे बोलते हैं अपन जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, अब ये होती क्या है, क्या कोई अलग से साइंस है या कोई ब्रांच है साइंस की, होती क्या है, इसको अपन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी अपने आप में एक प्योर साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है। अगर अपन ये कहें कि एक ये प्योर साइंस है अपने अलग से ही, जैसे बायोलॉजी है या साइंस है, या जैसे केमिस्ट्री है या बॉटनी है या जूलॉजी है, वैसे नहीं है ये जूलॉजी की ही अनेकों ब्रांचेज, जैसे वापस रिपीट कर रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी स्वयं में अपने आप में एक शुद्ध विज्ञान या प्योर साइंस नहीं है, बल्कि यह जूलॉजी की अनेकों ब्रांचेज जैसे जूलॉजी की अनेकों ब्रांचेस जैसे, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं अपन सभी, सेल बायोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या आप बॉटनी में पढ़ते हो। जेनेटिक्स अपन जूलॉजी में पढ़ते हैं, ये जूलॉजी में भी आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिर है माइक्रोबायोलॉजी, और ऐसे ही है बायो केमिकल साइंस या बायोकेमिस्ट्री। तो ये जूलॉजी की ही ब्रांचेज, जैसे सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिकल बायोलॉजी है। तो इन सभी एरियाओं का या क्षेत्रों का ये संयुक्त प्रयास है, कौन, बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में ये जूलॉजी की सभी शाखाओं का अपन निश्चित रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जीवन स्तर
ह्यूमन एवं जीवन की विभिन्न स्तरों में या विभिन्न स्तरों के लिए, जीवन के विभिन्न स्तरों के लिए या एक इंसान के लिए बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस एवं इनके अवस्थाओं के विकास एवं इनके योजनाबद्ध तरीके से अनुप्रयोग को ही बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, चाहे तो अपन ह्यूमन की बात कर ले या उसके जीवन की बात कर ले, उसके जीवन के स्तर के लिए अनेकों बायोलॉजिकल सिस्टम हो गए, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो गई, उनके उचित विकास एवं योजनाबद्ध तरीके से उनका अनुप्रयोगी क्या कहलाएगा? बायोटेक्नोलॉजी। या आपके ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो दूसरी डेफिनेशन और बना सकते हैं अपन। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अनुप्रयोग का विज्ञान होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अनुप्रयोग का विज्ञान होता है। जो जैविक क्रियाएं होती है इंसान में, किसी जानवर में, उन क्रियाओं के अनुप्रयोग या उनका उपयोग का विज्ञान क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये डेफिनेशन ये बता सकते हो आप। या यूजफुल बायोलॉजिकल रिएक्शंस, यूजफुल बायोलॉजिकल रिएक्शंस के विज्ञान को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यूजफुल बायोलॉजिकल रिएक्शंस के विज्ञान को या साइंस को बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। यानी कि जो हेल्पफुल है या जो यूजफुल है, जो उपयोगी जैविक क्रियाएं हैं, उपयोगी जैविक क्रियाएं जो है, उनका विज्ञान बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो ये मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई है। इन तीनों डेफिनेशंस का अगर अपन सारांश देखें तो लगभग एक सा ही है, लेकिन अगर गहन दृष्टि से देखा जाए तो किसी जीव के डीएनए में हेरफेर, किसी जीव के डीएनए में हेरफेर, जिसे बोलते हैं मैनिपुलेशन करके विभिन्न जीवों को स्पेशल तरीकों से या स्पेशल इस टेक्निक से उपयोग में लाने का विज्ञान है। किसी भी जीव का कोई डीएनए है, अब अपन उसमें कुछ कमी कर दें या कुछ उसमें जीन स्थानांतरित कर दें, जिसे अपन बोलते हैं मैनिपुलेशन। इस ऐसी टेक्निक को अपनाकर अपन जीवों में स्पेशल टाइप के जीवों को बनाए या प्रोडक्ट्स बनाए, तो इनका विज्ञान क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? बायोटेक्नोलॉजी की अगर हिस्ट्री की बात करें अपन, ये तो अपने इंट्रोडक्शन देख लिया है, अब इतिहास देखेंगे अपन, हिस्ट्री। तो बायोटेक्नोलॉजी का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ? जैसे इसका जो उद्भव है वो मानव सभ्यता के साथ ही इसका उद्भव माना जाता है, कि जैसे ही इंसान का उद्गम इस पृथ्वी पे हुआ, उनके साथ साथ ही बायोटेक्नोलॉजी का भी उद्भव हो गया। कैसे हो गया, इसके प्रमाण अपन को आज से कई हजारों साल पहले भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मानव सभ्यता का जब विकास हुआ था, उसके साथ ही बायोटेक्नोलॉजी भी विकसित हो गई थी। कैसे हो गई थी, इसके अपन एग्जाम्पल लेंगे ताकि अपने अच्छे से समझ में आए। नहीं आया तो सर झूठ ही बोल रहे हैं फिर तो, है ना। तो अपन ने जब माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट किया था टॉपिक, तो उसमें भी हिस्ट्री देखी थी अपन ने, वही सेम हिस्ट्री यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि आज से कई
आज से लगभग 6000 साल पहले, ईसा से लगभग 6000 साल पहले बेबीलोनिया के वासी माइक्रोब्स की बायोलॉजिकल रिएक्शंस का यूज, या माइक्रोब्स जो होते हैं सूक्ष्म जीव, उनकी जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है उनका उपयोग करके बियर बनाना जानते थे। क्या करते थे? माइक्रोब्स की बायोलॉजिकल रिएक्शंस से क्या बनाते थे? बियर। आज से ईसा पूर्व 6000 साल पहले। और लगभग 3000 साल पहले, ईसा से 3000 साल पहले, सुमेरिया के जो वासी थे वह लगभग 20 प्रकार की बियर बनाना जानते थे। माइक्रोब्स की बायोलॉजिकल रिएक्शन से लगभग 20 प्रकार की डिफरेंट फ्लेवर की बियर बनाना जानते थे। देख लो, आज का टाइम और आज से 3000 साल या 6000 साल पहले के टाइम, तो अपन ये नहीं कह सकते कि आज से इतने साल पहले के जो इंसान थे वो बायोटेक्नोलॉजी से अछूते थे। नहीं थे, बिल्कुल। वो भी इस चीज को जानते थे कि सूक्ष्म जीवों का यूज में लेकर अपन बियर या मदिरा बना सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही आपने नाम सुना होगा पाश्चर का, लुईस पाश्चर का। उन्होंने यीस्ट का उपयोग करके एल्कोहल बनाया था। किसका उपयोग करके? यीस्ट से क्या बनाया था? एल्कोहल। किन्होंने? लुईस पाश्चर ने यीस्ट से एल्कोहल बनाया। ऐसे ही अपन बात करें मेंडल की। मेंडल ने क्या किए थे? मटर पर अनेकों एक्सपेरिमेंट किए, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी से संबंधित, और अपने आनुवांशिकता के नियम भी प्रतिपादित किए थे। तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक कार्य था। ठीक है। ऐसे ही वॉटसन एंड क्रिक, क्या किया था वॉटसन और क्रिक ने? 1953 ईस्वी में डीएनए का द्विरज्जुकी मॉडल प्रस्तुत किया था। वॉटसन और क्रिक जिनकी स्टडी अपन अब तक करते आ रहे हैं कि उन्होंने डीएनए की संरचना को समझाने के लिए सन 1953 में एक द्विरज्जुकी मॉडल दिया था। वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित प्रयास था। ऐसे ही पॉल बर्ग, इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाया था। रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल मीन्स पुनर्योगज अणु बनाया था। किन्होंने? पॉल बर्ग ने। तो ये अपन ने कुछ इसकी बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री को जाना है कि क्या पहले के साइंटिस्ट भी बायोटेक्नोलॉजी को जानते थे? हाँ, बिल्कुल जानते थे। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन कहना चाहें कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, कि किस हद तक ये कार्य करती है, या इनसे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसके बारे में अपन डिटेल से बात कर सकते हैं। जैसे इसमें पॉइंट दे रखा है आपके सिलेबस में, स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे स्कोप से मतलब है
कार्य क्षेत्र से कि जो बायोटेक्नोलॉजी है यह किस हद तक या इसका जो कार्य क्षेत्र है वो किस हद तक कार्य करता है या कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसके लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए इसका स्कोप कहाँ तक है कि किसी एनिमल के डीएनए को या आनुवांशिक पदार्थ को, एक एनिमल के आनुवांशिक पदार्थ को दूसरे एनिमल में ट्रांसफर करके लाभदायक प्रोडक्ट्स प्राप्त करना। एक एनिमल के जेनेटिक मटेरियल को अदर एनिमल में ट्रांसफर कर क्या प्राप्त करना, लाभदायक प्रोडक्ट्स प्राप्त करना। यानी एक एनिमल है, इसके मैंने जेनेटिक मॉलिक्यूल को निकाला और दूसरे एनिमल में डाल दिया और उससे लाभदायक प्रोडक्ट में प्राप्त कर रहा हूं, या एनिमल की इम्यूनिटी को डिजीज के प्रति और इंसेक्ट्स के प्रति बढ़ा रहा हूं। कोई एनिमल है, इसकी इम्यूनिटी किसके प्रति, डिजीज या इंसेक्ट्स के प्रति बढ़ा रहा हूं। किसको, इम्यूनिटी को। तो ऐसा कब कर सकता हूं मैं, किस क्षेत्र के माध्यम से कर सकता हूं, बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या जाता है, जैसे मान लो कि कोई पौधा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहा है तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले पौधे से वह जीन निकाल कर नाइट्रोजन फिक्सेशन न करने वाले पौधे में ट्रांसफर कर दिया। तो जो पौधा पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहा था वो भी अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगेगा, तो पैदावार अपने आप बढ़ेगी। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें कुछ डिजीज बार बार हो रही थी तो उनमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स या डीएनए या जीन ट्रांसफर कर दिए इसके माध्यम से, तो उनमें वो डिजीज भी नहीं होगी, या उनमें, या फसलों की बात करें तो उनमें वो इंसेक्ट्स उन फसलों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। तो इस तरह से अपन बायोटेक्नोलॉजी को यूज में लेते हैं। इसके अलावा फसलों की अपन पैदावार बढ़ा सकते हैं, जो क्रॉप से अगर कम पैदा हो रही है उनसे, तो उनकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं इसको बायोटेक्नोलॉजी को अपनाकर। ठीक है, इनके अलावा अनेकों एंटीबायोटिक्स क्या मिल सकते हैं अपन को, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, विटामिन्स। अनेक प्रकार की एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, ये सभी प्रोडक्ट्स, लाभदायक प्रोडक्ट्स अपन बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ समझ में आया आपको, बहुत ही यूजफुल ये एक जूलॉजी की ब्रांच है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो मोस्ट एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के, उनको भी अपन जान लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए अपने ये। जैसे अभी मैंने कहा कि यह फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं अपन इसके माध्यम से, तो एक एरिया में इसका ये भी बना दूं, हेल्पफुल इन बेस्ट क्रॉप डेवलपमेंट। यानी कि यह बायोटेक्नोलॉजी बेस्ट क्रॉप यानी अच्छी किस्म के फसल के विकास के लिए सहायक होती है। यानी कि अपन ऐसी फसल को बनाएं या ऐसी किस्म का विकास करें बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कम क्षेत्र में भी अगर बोए अपन तो उसकी पैदावार अधिक हो, तो अधिक से अधिक पॉपुलेशन का उससे पेट भरा जा सके। यानी कि फसल तो अपन ने बोई इतनी सी, जैसे मान लो कि 1 बीघा में 2 बीघा में, और उससे जो पैदावार हो रही है वो 10 बीघा के बराबर हो रही है, तो
ऐसी फसलों का अपन विकास, ऐसी फसल की किस्मों का विकास अपन बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा चैप्टर इन्वायरमेंट के संरक्षण में, यानी जो आजकल अपन विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज में लेते हैं, जो फसल को तो नुकसान पहुंचाते हैं, साथ में ह्यूमंस के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अपन बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ ऐसे खरपतवार नाशी या कीटनाशी बना सकते हैं, ऐसी खाद बना सकते हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट है, तो वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे ही अपन ले सकते हैं थर्ड, जीवन स्तर में सुधार, यानी बायोटेक्नोलॉजी अपने जीवन स्तर में कैसे सुधार कर सकती है, इसका भी एग्जांपल लेते हैं अपन। विभिन्न प्रकार की जो डिजीज है उनको डायग्नोसिस करने और उनका ट्रीटमेंट करने में बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। कैसे? जैसे मान लो कि अपने इंडिया में बहुत सारी ऐसी डिजीज है, जैसे अभी कोरोना है, तो कोरोना की वैक्सीन बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी अपना मेन इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है, क्योंकि इसी के माध्यम से जीन की हेर फेर करके कोई ना कोई वैक्सीन बना ली जाती है। ठीक है, तो अपन जीवन स्तर में सुधार ये वाला एरिया इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही अभी प्रेजेंट टाइम में एनर्जी या ऊर्जा का संकट अपन देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके भंडार अपने पृथ्वी में सीमित है, तो उनका उपाय, पेट्रोल डीजल या ऊर्जा का उपाय भी इस बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम के पास है। कैसे? आपने नाम सुना होगा बायोगैस का, सुना है? ऐसे ही बायो डीजल का, पेट्रोल, बायोगैस अपन बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बना सकते हैं। आपने सुना है कैसे बनती है बायोगैस, बायोडीजल और पेट्रोल होबा, जोजोबा, ये कुछ प्लांट्स है छोटे छोटे जिनसे बायोडीजल और पेट्रोल बनाया जाता है, जिनसे बायोडीजल प्राप्त होता है। यानी कि जो तेल की कमी हो रही है अपने इंडिया में, उसकी कमी को पूरा करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से इन प्लांट से ये फ्यूल निकाला जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जीवन स्तर के सुधार में भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन एक इसका स्पेशल क्षेत्र लेते हैं, एरिया लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाम सुना होगा आपने, इसको डिटेल में वैसे तो मैम पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि क्या होती है ये। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योगज, डीएनए तकनीकी। ठीक है, किसी जीव के डीएनए के एक छोटे से अंश या जीन को अलग करके, क्या किया अपन ने, किसी जीव के छोटे से जीन या डीएनए अंश को अलग कर वेक्टर में ट्रांसफर कर दिया। यानी जो जीन अपन को स्पेशली चाहिए, जिसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है, उसको अपन ने किसी जीव से या एनिमल से आइसोलेट किया और उसको किसी वेक्टर में ट्रांसफर कर दिया। इस टेक्निक से जो डीएनए अपन को प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए कहलाएगा। यानी कि यह कोई प्लाज्मिड वेक्टर था, अपन ने
कोई जीन किसी जीव का ये आइसोलेट किया, इसको इस प्लाज्मिड में ट्रांसफर कर दिया, वेक्टर में ट्रांसफर कर दिया, तो आगे अपन इस प्लाज्मिड को किसी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करेंगे तो इसकी बहुत सारी कॉपियां बन जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से जो डीएनए प्राप्त होगा अपन को वो कैसा होगा, रिकॉम्बिनेट या पुनर्संयोजन से बना है, ठीक है। तो इस टेक्निक से अपन अनेकों प्रकार के लाभदायक प्रोडक्ट्स जैसे वैक्सीन्स, जैसे हार्मोन्स, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, केमिकल्स, ये सभी लाभदायक प्रोडक्ट्स हैं। एंटीबायोटिक्स बहुत काम में आती है, एंजाइम्स बहुत काम में आते हैं, केमिकल्स बहुत काम में आते हैं, हार्मोन्स, विटामिन्स, तो ये सभी लाभदायक प्रोडक्ट अपन इस विधि के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जो मधुमेह के या जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें किसकी कमी हो जाती है, इंसुलिन की। तो इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो उन पेशेंट को बाहर से रेडीमेड बनाया हुआ इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ये अपन को पता है। वो इंसुलिन कैसे बना, किस टेक्निक के माध्यम से बना, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का ही प्रोडक्ट है। वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में बनाया है। कैसे बनाया है? वैसे इंसुलिन बनता कहां पे है अपनी बॉडी में? पैनक्रियाज जिसे बोलते हैं, अग्नाशय। पैनक्रियाज की जो आइसलेट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, जिन्हें बोलते हैं अपन लैंगरहैंस के द्वीप समूह है। जो अग्नाशय है उसमें लैंगरहैंस के जो द्वीप समूह पाए जाते हैं, जिन्हें आइसलेट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, इनकी खोज एडवर्ड शार्पे एवं शेफर ने सन 1916 ईस्वी में की थी। यानी कि एडवर्ड शार्पे शेफर नामक वैज्ञानिकों ने सन 1916 में पेनक्रियाज की लैंगरहैंस द्वीप समूह से एक विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल का बनना बताया। और विशेष प्रकार का जो मॉलिक्यूल था वो क्या था? इंसुलिन। क्या था? इंसुलिन। कि इन्होंने ये बताया कि जो अग्नाशय की या जो पेनक्रियाज की जो लैंगरहैंस के जो द्वीप समूह है वो एक विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल को रिलीज करती है जिसे बोलते हैं इंसुलिन। ठीक है। अब ये इंसुलिन अपनी बॉडी में नेचुरल रूप से तो ऐसे बनता है, आर्टिफिशियल रूप से अपन इसको कैसे बनाएं, वो अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से बना सकते हैं लेबोरेटरी में। कैसे बनाएंगे? अगर अपने पास इंसुलिन का आइसोलेट एमआरएनए है, यानी जो एमआरएनए आगे चलकर इंसुलिन बनाएगा, अगर वो है अपने पास, तो अपन आसानी से इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? क्लास का टाइम हो चुका है, तो अपन कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे लेबोरेटरी में इंसुलिन हार्मोन या जो एंजाइम जो है वो बनाया जाता है, उसको अपन एक चार्ट के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे।
तो आज मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इसकी हिस्ट्री, इसके मुख्य कार्य क्षेत्र कौन कौन से थे वो अच्छे से बताए, और बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो इसका एक मोस्ट क्षेत्र है उसको भी मैंने डिटेल से समझा दिया है, बस इसका डायग्राम बनाना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।